किश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, बात बिगड़ी फिर से बन सकती है। हौसले रखो, इरादे ना बदलो, आप लोगों की किस्मत किसी भी रोज बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र, आपका साथी रणजीत सिंह माझी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर और उपस्थित हुआ हूं आज की कक्षा में वर्ण विचार के तीसरे पार्ट को लेकर के, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं स्वर वर्णों के वर्गीकरण के अगले पार्ट पर। तो बिना समय गवाए आरंभ करते हैं आज की इस कक्षा को और बात करते हैं स्वर वर्णों के वर्गीकरण पर। पिछली कक्षा के अंतर्गत दोस्तों हमने चर्चा की थी उत्पत्ति के आधार पर टॉपिक आपका चल रहा है वर्ण विचार। टॉपिक है आपका वर्ण विचार और अब वर्ण विचार के अंतर्गत अपन बात करेंगे मात्रा उच्चारण के आधार पर। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। तो आइए जानते हैं कि मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि मात्रा क्या है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि स्वर वर्ण ही वास्तविकता में मात्रा चिन्ह होते हैं। तो अपन को जो उच्चारण करना है वो किसका करना है? स्वर वर्णों का। और स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें देखना है कि किन वर्णों के उच्चारण में समय कम लग रहा है और किन वर्णों के उच्चारण में समय अधिक लग रहा है। तो आइए बात करते हैं स्वर वर्णों के उच्चारण पर। ए, आ, ए, ई, ओ, रे, ए, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर वर्ण हैं और इन 11 स्वरों का अपन जब उच्चारण करते हैं तो इनमें मैंने जो उच्चारण किया आप भी कर सकते हो। इन 4 वर्णों के उच्चारण में समय लगता है कम। जिन 4 वर्णों पर मैंने गोले किए हैं उन 4 वर्णों के उच्चारण में समय कम लगता है। अब जब इनके उच्चारण में समय कम लगता है तो इनको कहा जाएगा ह्रस्व स्वर। इनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। बाकी का इन वर्णों के उच्चारण में समय कैसा लगता है? अधिक लगता है या दुगुना या ज्यादा लगता है, इसलिए इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो जो सबसे पहली बात थी वो यहां क्लियर होती है कि मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे 3 भेद। पहला पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर, दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर और तीसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पे प्लुत स्वर। आइए अब चर्चा करते हैं कि ये जो वर्ण हैं आपके ऐसे लेकर के औ तक के जिन पे मैंने गोले किए हैं उनके उच्चारण में समय कम लग रहा है। तो 20 स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। याद रहे क्या कहा जाएगा उनको? उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं?
तो ये 4 होते हैं, ए, ओ और रे। ए, ओ, रे, ये आपके 4 वर्ण कैसे हैं? आपके ह्रस्व स्वर हैं। अच्छा जी, अब बात आती है कि ये जो वर्ण हैं इनके उच्चारण में समय कम क्यों लग रहा है और इनमें अधिक क्यों लग रहा है? तो देखिए, ये जो वर्ण है ये बना है आपके ए प्लस ए से, इधर ये दीर्घ ई, ये बनी है आपके ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई से, दीर्घ उ, ये बना है आपके ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ से, ए बनता है आपके किससे? ए प्लस ए से, ए बना है आपके किससे? ए प्लस ए से, ओ बनता है किससे? ए प्लस उ से, और ये जो ओ है ये बना है आपके ए प्लस ओ से। तो अपन ने देखा कि यहां पर ये सभी वर्ण कितने कितने वर्णों से मिलके बने हैं? ये बने हैं आपके 2-2 वर्णों से मिलकर के बने हैं। ये आपके 2-2 वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं, और ये जो वर्ण हैं ये आपके ये सिंगल वर्ण के रूप में हैं, ये एक मात्रा के रूप में हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर इसके उच्चारण में समय एक मात्रा का लगना है, जबकि ये कितने से बन रहे हैं? 2-2 मात्राओं से, तो इनके उच्चारण में समय अधिक लगना है, दुगना लगना है। तो मैं कह सकता हूं कि वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। इन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो 4 स्वर वर्ण आपके सामने हैं, इन 4 स्वर वर्णों को आपने मात्रा उच्चारण के आधार से पहले किसी और नाम से पढ़ा है? तो बिल्कुल उत्पत्ति के आधार पर हमने इन 4 वर्णों को किस नाम से पढ़ा था? मूल स्वर के नाम से भी इनको पढ़ा था। तो मैं जो ह्रस्व स्वर है उसे एक मात्रिक स्वर, और या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं आगे? इनको कहा जाता है मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी चर्चा किस पे चल रही है? ह्रस्व स्वरों पर। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, जैसा आपने देखा यहां भाई, यहां ये मूल रूप में है, एक मात्रा के रूप में है, जबकि ये वर्ण इन 2 वर्णों से ए प्लस ए से बना है, ऐसे ये ई प्लस ई से बनी है, ये उ प्लस उ से, यहां ए प्लस ए से। तो सभी ये 2-2 वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं। तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक मात्रा का समय लगने के कारण इनको ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इन 4 स्वरों को पिछली कक्षा के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया कि उत्पत्ति के आधार पर ए, ई, ओ और री ये कैसे होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं आपके मूल स्वर। और अब बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं नेक्स्ट छंद शास्त्र के अंतर्गत। आपने छंद में गण चिन्ह लगाने के लिए ये सूत्र भी पढ़ा होगा, या माता राजभान सलगा। तो इस सूत्र के अनुसार, या माता राजभान सलगा, इस सूत्र के अनुसार हम यहां पर लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु, क्योंकि छंद शास्त्र में जो ह्रस्व स्वर है, देखिए ये में क्या आ रहा है? ए, और इधर मैं पर मात्रा किसकी आ रही है? आ की। तो इसको तो हम क्या कहते हैं? लघु। और इसको कहा जाता है क्या? गुरु। तो आगे मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मूल स्वर है उसको किस नाम से? उसे
लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका पहला पार्ट होता है क्लियर। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगा इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर। इन्हें मूल स्वर के नाम से, क्योंकि परंपरागत रूप से प्रयुक्त हुए हैं इसलिए मूल स्वर, और समय कम लगा इसलिए इनको ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और अब अपनी चर्चा आती है किस पर? दीर्घ स्वर पर। तो देखिएगा, दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा समय दुगुना लगता है या समय ज्यादा लगता है, अधिक लगता है, उनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अभी हमने यहां पे जान लिया ह्रस्व स्वर, ये 4 हो गए, ए, ई, ओ, री। अब बचे हुए जो सभी स्वर हैं उच्चारण की दृष्टि से भी देखा, इनकी उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी हमने देखा, क्योंकि ये जिन पे गोले हो रहे हैं ये सिंगल एक मात्रा के रूप में हैं, बाकी का सभी वर्ण दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं। तो उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा समय दुगुना लगना स्वाभाविक है। तो ये संख्यात्मक कितने होंगे? आइए जानते हैं ये संख्यात्मक कितने होंगे। तो बचे हुए जो सभी स्वर हैं वो आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। ये आपके स्वर कैसे हो गए? ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब बात ये आती है कि भाई जब स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगा, एक मात्रा का समय लगा, तो उसको कहा गया एक मात्रिक स्वर। यहां पे कितनी मात्राओं का लग रहा है? कितनी मात्राओं का? देखो, दो दो मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? एक मात्रिक या द्विमात्रिक। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उनको कहा जाएगा क्या? द्विमात्रिक स्वर। क्या कहेंगे भाई उनको? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा साहब, इसके बाद में अब बात ये आती है कि यहां पर तो हमने इन चारों वर्णों को क्या कह दिया था? मूल स्वर कह दिया। लेकिन यहां बात यह है कि इसमें 3 तो संधि स्वर में पढ़े हमने, और ये 4 हमने पढ़े किसमें? संयुक्त स्वर में। अब ना तो इनको हम संधि स्वर कह सकते ना संयुक्त ही, इसलिए इनको किस नाम से? संध्यक्षर के नाम से भी जाना जाता है। और अभी यहां पे हमने चर्चा की कि भाई ये लघु है तो दीर्घ आ क्या है? गुरु स्वर है। तो इन्हें गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो दोनों मुख्यतः भेद हैं आपके कौन कौन से? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर, और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर या संध्यक्षर या गुरु स्वर। तो एक बार रिवाइज करते हुए फिर तीसरे गौण भेद की तरफ हम चर्चा करेंगे कि वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में समय कम लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर, और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा समय दुगना लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगा एक मात्रिक, और 2 मात्रा का समय लगा तो द्विमात्रिक। ये संख्यात्मक कितने हुए? 4, और ये संख्यात्मक कितने हो गए? 7। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट हम तीसरे भेद पर। और तीसरे भेद का नाम क्या होता है? नंबर तीसरा भेद आता है आपका प्लुत स्वर। याद रहे, प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना लगता है।
याद रखना कैसा समय लगेगा, तिगुना समय लगेगा, उन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। अब जब समय तिगुना है तो कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर या किस नाम से, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा समय कैसा लगता है, तिगुना लगता है या 3 मात्राओं का समय लगता है। अब यह आवश्यक नहीं है कि तिगुना समय लगे, लेकिन यह निश्चित है कि दुगुने से अधिक लगना चाहिए, और दुगुने से अधिक कितना होता है, तिगुना। तो उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्णों से अधिक समय लगता है। निश्चित नहीं है कि तिगुना लगेगा, वो तिगुना भी हो सकता है, चौगुना भी हो सकता है, 6 गुना भी हो सकता है, क्योंकि प्लुत स्वरों के उच्चारण का जो समय है वो निर्धारित नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है कि वो दुगुने से अधिक हो, क्योंकि दुगुना समय लगा तो वो प्लुत नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे, दीर्घ स्वर ही रहेंगे। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई प्लुत स्वर कौन सा है, हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कोई प्लुत स्वर नहीं होता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होता, आपने तो भेद लिखा है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये अप्रत्यक्ष या गौण भेद है, क्योंकि मुख्यतः भेद आपके ये 2 हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और आपने भी यहां देखा कि ये 4 वर्ण आपके कैसे हो गए, ह्रस्व, और ये 7 स्वर आपके कैसे हो गए, दीर्घ। 4 और 7 कितने हो गए, 11। हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वर हैं वो ये स्वर हैं, ये कितने हैं, आपके 11 स्वर हैं। तो इसलिए अब कोई वर्ण बचा ही नहीं है, हिंदी वर्णमाला में कोई प्लुत स्वर नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वर संख्या कह रही है आपकी, क्योंकि 4 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं। अब जब कोई स्वर नहीं बचता है तब क्या करें साहब, देखिएगा, विशेष रूप से इस बात को आप ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से याद रखना है इस बात को, हिंदी वर्णमाला में कोई प्लुत स्वर नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में कोई प्लुत स्वर नहीं होता है, लेकिन किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर पर तीन का अंक अंकित कर दिया जाए। तो जिस स्वर वर्ण पर
3 का अंक अंकित है, उस स्वर वर्ण को ही प्लुत स्वर माना जाता है। तो ये तो थी प्लुत स्वरों की कहानी साहब, छोटी सी। भाई अपन चर्चा कर रहे थे प्लुत स्वर कहते किसको हैं, तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा समय कैसा लगता है, तिगुना लगता है या 3 मात्राओं का समय लगता है, उनको कहा जाता है प्लुत स्वर। जब समय 3 मात्राओं का लगा इसलिए प्लुत स्वरों को क्या कह दिया, त्रिमात्रिक स्वर। हिंदी वर्णमाला में कोई प्लुत स्वर होता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 7 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं और 4 ह्रस्व हैं, तो 7 4 11, कोई वर्ण बचता नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो इस लाइन को आप ध्यान रखना जो मैंने आपके सामने रखी है कि हिंदी वर्णमाला में कोई प्लुत स्वर नहीं होता है, लेकिन किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर पर 3 का अंक अंकित कर दिया जाए, 3 का अंक लगा दिया जाए, तो जिस स्वर वर्ण पर 3 का अंक अंकित है उस स्वर वर्ण को ही याद रखना, उस स्वर वर्ण को ही प्लुत स्वर माना जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं आपके लिए गर्भित। अब यहां पर मैंने 3 का अंक अंकित किया। जैसे शब्द लिखता हूं नम्रता, 3 का अंक अंकित किया। शब्द लिखा जाए आपके लिए भव्या, यहां भी 3 का अंक अंकित किया। जैसे शब्द लिख दिया आपके लिए वैष्णवी, शब्द लिख दिया जाए आपके लिए रानू आदि, या शब्द लिख दिया जाए आपके लिए ओम, अब ऐसा लिखने का तात्पर्य क्या है, ऐसा लिखने का मतलब क्या है, तो सुनिएगा। जैसे अभी हमने लिखा है गर्वित। अब इस गर्वित शब्द में जो 3 का अंक है वो किस पर आ रहा है, तय पर आ रहा है। अब तय को भी देखा जाए तो तय के साथ क्या प्रयुक्त है, ए, तो यहां पे ये किसके ऊपर आ रहा है, याद रखना ए के ऊपर। जैसे यहां पर मैंने लिखा भव्या, तो यह पर क्या है, दीर्घ आ की मात्रा है, ये क्यू की स्थिति यहां आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया दीर्घ आ इंटू दीर्घ आ इंटू दीर्घ आ। इससे तात्पर्य हो गया कि दीर्घ आ के उच्चारण में जो समय लगता है, जो इसका वांछित समय है, जो इसका निर्धारित समय है, उस समय से बढ़कर समय इसके उच्चारण में लगना है। और जब दीर्घ स्वर के उच्चारण से ज्यादा समय जहां लगेगा तो फिर उस स्वर को क्या माना जाएगा, प्लुत स्वर माना जाएगा, ना कि दीर्घ स्वर। तो ये बात तो क्लियर होती है। जैसे यहां पर मैंने लिखा ओम, तो ये 3 का अंक लगा हुआ है, किसके पीछे, ओ के पीछे। तो ओ का जो निर्धारित उच्चारण है उससे अधिक समय लगाना है। याद रहे कि इनका प्लुत स्वरों का कोई निर्धारित समय नहीं होता, बस इसके लिए हमें इतना ध्यान रखना होता है कि दीर्घ से अधिक समय लगना चाहिए, चाहे वो तिगुना हो
चाहे चौगुना हो चाहे 6 गुना हो, लेकिन दुगुना नहीं हो, क्योंकि दुगुना समय लगने पर ये प्लुत नहीं होंगे, क्या रहेंगे, दीर्घ ही रहेंगे। और बात आती है कि इनका प्रयोग कहां होता है, तो याद रखना इनका प्रयोग प्राय पुकारने में, चीखने में और संगीत में किया जाता है। याद रखना कहां कहां, पुकारने में, चीखने में और संगीत में किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके प्लुत स्वरों की कहानी। अपन जो चर्चा कर रहे थे स्वर वर्णों के दूसरे वर्गीकरण पर हमने चर्चा आरंभ की थी, जिसमें नंबर 1 हमने चर्चा की ह्रस्व स्वर पर। एक बार पूरा जो आधार है और तीनों भेद हैं उनका रिवीजन करते, फिर नेक्स्ट आधार पर हम चलेंगे। तो ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर, तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है उनको ह्रस्व स्वर, समय कम या एक मात्रा का समय लगता है उनको एकमात्रिक स्वर, और समय कम लगता है उनको लघु स्वर, और परंपरागत रूप से प्रयुक्त होने वाले स्वर होने के कारण इनको ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात आई साहब दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा समय दुगना या अधिक या ज्यादा लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जब समय दुगना हुआ तो मात्राएं डबल हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मात्राएं डबल हुई तो 2 मात्रा, और 2 मात्रा के समय के कारण वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इन्हें संध्यक्षर के नाम से व गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और ये संख्यात्मक होते हैं कितने, 7, आ, ए, ओ, ए, ओ और औ। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात आई थी प्लुत स्वर पर। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा समय तिगुना लगता है या 3 मात्राओं का लगता है उन्हें प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्णों के उच्चारण से अधिक समय लगता है, अब चाहे वो कैसा हो, तिगुना हो या चौगुना हो या वो 6 गुना हो, निर्धारित तो नहीं है, फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है, फिक्स ये है दीर्घ स्वर वर्णों से अधिक समय लगता है, इसलिए उनको प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कोई प्लुत स्वर नहीं होता, याद रखना कोई प्लुत स्वर नहीं होता है। किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर पर 3 का अंक अंकित कर दिया जाए तो जिस स्वर वर्ण पर 3 का अंक अंकित है उस स्वर वर्ण को ही क्या माना जाएगा, प्लुत स्वर माना जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार वर्ण पर, वो भी स्वर वर्ण पर, याद रहे व्यंजन पे नहीं, स्वर वर्ण पर जब 3 का अंक अंकित होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अच्छा साहब, अब इनका प्रयोग कहां होता है, तो इनका प्रयोग प्राय पुकारने में, चीखने में और संगीत में किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो आधार है वो आधार अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और इसी उम्मीद और विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट आधार, हर पार्ट में एक आधार और उसके भेदों पर चर्चा मैं करूंगा। पिछले पार्ट में मैंने उत्पत्ति के आधार पर आपको समझाए थे, इस पार्ट के अंतर्गत मैंने मात्रा उच्चारण के आधार पर चर्चा की है। अगले पार्ट में मैं जिह्वा के भाग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी और ऐसा मुझे विश्वास है। और आप लोगों से कहना भी चाहूंगा कि आप
कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आगे के वीडियो आपके सामने रखता रहूं। तो दोस्तों, कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल गुरुकुल क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। इसे आज ही जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कक्षा को लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें। और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट भेद वर्गीकरण के साथ में। तब तक आप बने रहिए अपने ही चैनल पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।